तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद शरीफ। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं HPC डिज़ाइन और ड्राफ्टिंग कोर्स। तो जैसे कि आपको बता दिया था मैंने, जो HPC डिज़ाइन और ड्राफ्टिंग कोर्स होता है वो एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोर्स होता है, जहाँ पे हमें हीटिंग या कूलिंग करनी होती है उनके लिए। या बेसिकली ये कोर्स जो डिज़ाइन किया गया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए किया गया है। तो जैसे कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था आपको, इसका HPC होता क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, जो HPC इंजीनियर होता है वो किस किस फील्ड में जा सकता है। तो आज के कोर्स में, आज की जो वीडियो है, आज का जो लेक्चर है, उसमें हम इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। पूरा डिटेल में समझेंगे कि HPC है क्या, इसका स्कोप्स क्या है, जो इसकी इसकी जो फील्ड है वो कौन कौन सी होती है, जो HPC इंजीनियर होता है उसका कैरियर पाथ क्या क्या होता है, इसकी हिस्ट्री क्या होती है HPC की। तो ये सब हम कवर करने वाले हैं फुल डिटेल में आज की वीडियो में। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बता दिया है HPC क्या होता है। HPC एक हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग होती है, जिसके अंदर हम हीटिंग भी करते हैं, वेंटिलेशन भी करते हैं और एयर कंडीशनिंग भी करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने दिखाया था आपको, जो HVAC सिस्टम के अंदर हमें क्या क्या करना होता है। तो यहाँ पे एक हमने कूलिंग टावर्स दिखाए हुए हैं, यहाँ पे हमने एक पाइपिंग सिस्टम भी दिखाया हुआ है, जैसे फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ये हमारी ड्राफ्टिंग सिस्टम है। तो इन सब को हम डिस्कस करने वाले हैं आगे जाके। चलिए आगे चलते हैं वीडियो में। ये मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, एक आपको डक्ट ड्राफ्टिंग सिस्टम दिखाया रखा है। यानी कि जो डिज़ाइन इंजीनियर होता है वो कैलकुलेशन करके, वो जितनी भी कैलकुलेशन का डाटा है वो एक ड्राफ्टिंग इंजीनियर को देता है। वो उस कैलकुलेशन के बेस पे एक पिक्चर बनाता है, यानी एक ड्राइंग रिप्रेजेंट करता है कि कैसे वहाँ पे हमें एग्जीक्यूट करना है, कैसे पाइप जाएंगे, कहाँ पे डक्ट रखनी है, कहाँ पे डिफ्यूज़र रखना है, ये सब कहाँ पे मशीन सेटअप हो सकती है, ये सब वो एक पिक्चर के व्यू में दिखाता है हमें। ये काम होता है हमारे ड्राफ्ट इंजीनियर का। चलिए आगे चलते हैं वीडियो में। तो पहला हमारा जो आता है वो यही आता है कि व्हाट इज HVAC। HVAC होता क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो HVAC होता है, HVAC इज अ टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड द इंडोर एंड व्हीकुलर इन्वायरमेंट कंफर्ट। यानी HVAC एक टेक्नोलॉजी है जिसका हम यूज़ करते हैं, जो इंडोर होता है, व्हीकल होता है, वहाँ पे हम एक कंफर्टेबल टेम्परेचर दे सकें। ठीक है, कंफर्ट टेम्परेचर दे सके। हो सकता है कि ह्यूमंस कंफर्ट टेम्परेचर देना होता है, या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग होनी है, या कोई प्रोडक्ट बेस पे भी कंफर्ट टेम्परेचर देना होता है। दो टाइप के हो सकते हैं। तो इसका गोल्स जो होता है, थर्मल कंफर्टेबल विद एक्सेप्टेबल एयर क्वालिटी हमें देना होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखा दिया है, इट्स गोल इज टू प्रोवाइड थर्मल कंफर्ट एज वेल एज एक्सेप्टेबल एयर क्वालिटी। ठीक है, तो HVAC में क्या होता है ना, एक आर भी आता है जिसका यहाँ पे मैंने शो कर दिया है। जो H को स्टैंड करता है हीटिंग के लिए, V स्टैंड करता है वेंटिलेशन के लिए, और AC स्टैंड करता है एयर कंडीशनिंग के लिए। और जो यहाँ पे R है, यानी वो होता है हमारा रेफ्रिजरेशन पार्ट के लिए। तो जो HVAC इंजीनियर होता है उसको इन सब की नॉलेज होनी चाहिए कि हीटिंग कैसे करना है, वेंटिलेशन कैसे करना है, और एयर कंडीशनिंग कैसे करना है, और रेफ्रिजरेशन कैसे होता है, और इसमें क्या क्या इक्विपमेंट, कौन कौन सी मशीन यूज होंगी, कैसे डिज़ाइन किया होगा, वो सब की नॉलेज होती है हमारे एक HVAC इंजीनियर को। चलिए आगे चलते हैं वीडियो में। तो नेक्स्ट हमें यहाँ पे दे रखा, वाई इज HVAC इम्पोर्टेंट। HVAC इम्पोर्टेंट क्यों होती है। जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था HVAC इम्पोर्टेंट क्यों होती है, उसी को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो दोस्तों, क्या होता है ना, HVAC को हम जैसे कि एक रेजिडेंशियल पर्पज पे भी यूज़ कर सकते हैं और एक कमर्शियल यूज़ में भी यूज़ किया जाता है। रेजिडेंशियल मतलब जैसे कि जो हमारा हाउस है, वहाँ पे भी हमें कंफर्ट टेम्परेचर चाहिए ताकि हम अच्छे तरीके से अपनी कंफर्टेबल लाइफ को जी सकें। और एक जो कि कमर्शियल स्पेस में भी कहीं पे मैन्युफैक्चरिंग करनी है, या कहीं पे कोई प्रोडक्ट बेस कुछ ऐसा है जहाँ पे हमें एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर चाहिए, तो वहाँ पे भी हमें एक HVAC सिस्टम लगाना होता है। तो HVAC का काम होता है कि जो हमें हमारी इंडोर एयर क्वालिटी है वो उसको हाई क्वालिटी देना। और जैसे कि आपको पता है, जो चाहे बिजनेस हो, चाहे होम हो, चाहे कार हो, हर कहीं पे HVAC रिक्वायरमेंट है आज के टाइम में। क्योंकि इन द समर सीजन में क्या होता है, हमें अगर कंफर्टेबल टेम्परेचर चाहिए तो वहाँ पे हमें कूलिंग की रिक्वायरमेंट होती है, जो हमारा क्या करता है HVAC सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है। इन द विंटर सीजन में क्या होता है, तो विंटर सीजन में क्या होता है, जैसे कि हमें वहाँ पे हीटिंग की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पे जो हीटिंग करनी होती है वो कौन करता है, हमारा HVAC सिस्टम करता है। इसी तरीके से कभी कभार क्या होता है ना, काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है, तो वहाँ पे हमें ह्यूमिडिटी भी कम करनी होती है। तो ये सब भी हमारा कौन करता है, एक HVAC सिस्टम करता है, और एक हाई एयर क्वालिटी हमें प्रोवाइड करता है एक इंडोर सिस्टम में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं वीडियो में।
तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो एक HVAC इंजीनियर होता है वो किस किस फील्ड में जा सकता है, तो इसको भी हम आज पूरा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमें पता है जो हमारा सेल्स एंड मार्केटिंग क्या होता है, डिज़ाइनिंग क्या होता है, ड्राफ्टिंग क्या होता है, एंड द एस्टिमेशन आता है, एग्जीक्यूशन भी आता है, TBC भी आता है, मेंटेनेंस होता है। ये फर्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपको इसको पूरे डिटेल में इसको और समझना है तो फर्स्ट वीडियो जाके आप चेक कर सकते हैं। चलिए तो आगे चलते हैं वीडियो में। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे कुछ एक ऑब्जेक्टिव दिखा रखा है। जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है एक HVAC इंजीनियर का, क्या ऑब्जेक्टिव होता है, तो HVAC जो मैकेनिकल इंजीनियर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इंस्टॉलेशन, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम विद इन ए होम और कमर्शियल बिल्डिंग। तो जो HVAC मैकेनिकल इंजीनियर होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा जो भी हमारा HVAC सिस्टम है उसको इंस्टॉलेशन करने के लिए, उसको रिपेयर करने के लिए और उसको मेंटेन करने के लिए, चाहे हमें हीटिंग करनी हो, चाहे हमें कूलिंग करनी हो, चाहे कहीं पे भी विद इन ए होम, चाहे कमर्शियल बिल्डिंग हो या कोई सा भी अप्लायंसेस यूज हो। ठीक है, तो ये सब हमें मेंटेन करना होता है, वो एक HVAC मैकेनिकल इंजीनियर का काम होता है। वो रिस्पॉन्सिबल होता है इंस्टॉलेशन, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस फॉर हीटिंग एंड कूलिंग। तो आइए हम जो इस वीडियो में थोड़ा आगे पूरा डिस्कस करते हैं, तो इसके हिस्ट्री भी समझ लेते हैं। जो एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन है उसकी हिस्ट्री क्या है। देखो ये HVAC सिस्टम ना हम काफ़ी पहले से यूज़ करते हुए आए हैं। HVAC सिस्टम नहीं कह सकते, एक तरीके से जो HVAC का जो कॉन्सेप्ट है हम पहले के टाइम से यूज़ करते आए हैं। जो सो क्या होता था ना, जो ठंड का सीजन होता था, ठंड के सीजन में क्या करते थे हम आइस हार्वेस्टिंग करते थे। मतलब आइस हार्वेस्टिंग मतलब आइस को हम बनाते थे और उसको जमा करते थे, ठीक है, ताकि हम उसको समर सीजन में यूज़ कर सकें। और इसी तरीके से हम डे बाई डे उसको हम मैकेनिकल सिस्टम बनाने लगे। तो आए दिन हमने फिर एक मैकेनिकल आइस मेकिंग सिस्टम भी, मैकेनिकल आइस मेकिंग मशीन भी बनाई। और जो हमारी फर्स्ट लार्ज स्केल इलेक्ट्रिकल एसी थी वो इन्वेंटेड और यूज हुई थी 17 जुलाई 1902 को। अमेरिका इन्वेंटर थे जिनका नाम था विलिस केली। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनको हम फादर ऑफ HVAC के नाम से भी जाना जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो इंटरव्यू में काफ़ी बार पूछा जाता है कि फादर ऑफ HVAC कौन थे, तो वो थे हमारे विलिस केली। इन्होंने कब बनाई थी, एक फर्स्ट जो इलेक्ट्रिकल एसी बनाई थी वो बनाई थी 17 जुलाई 1902 को, यानी 1902 में बनाई थी। ठीक है दोस्तों, चलो वीडियो में आगे चलते हैं। तो ये था हमारा कोई HVAC इंजीनियर, जो इसकी हिस्ट्री होती है वो ये सब थी। चलिए तो आगे चलते हैं वीडियो में। अब देखो यार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को पूरी डिटेल में समझना है। तो जैसे कि HVAC की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, तो जैसे हमें पता है HVAC का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है एयर कंडीशनिंग। मतलब एयर कंडीशनिंग, हमें हाई क्वालिटी ऑफ एयर, कंफर्टेबल टेम्परेचर प्रोवाइड करना होता है। तो जो हमारी एयर कंडीशनिंग है उसको हमने बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक होती है हमारी कंफर्टेबल एयर कंडीशनिंग और दूसरा होता है हमारा इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग। तो जो इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग और कंफर्टेबल एयर कंडीशनिंग, जैसे मैंने अभी बताया था कि जो कंफर्टेबल एयर कंडीशनिंग हो सकती है यानी कि एक ह्यूमन्स को, जो भी हम हैं, हम लोगों को यानी कि टेम्परेचर, कंफर्टेबल टेम्परेचर प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो जैसे कि इसको रेजिडेंशियल में भी यूज़ किया जाता है, कमर्शियल में भी यूज़ किया जाता है, रिक्रिएशन में भी यूज़ किया जाता है। तो रेजिडेंशियल में क्या क्या आते हैं, हमारे अपार्टमेंट हो गए, डुप्लेक्स हाउसेज हो गए, विलास हो गए, हॉस्टल्स हो गए। एंड कमर्शियल स्पेस में कौन सा आते हैं, जो कंफर्टेबल एयर कंडीशनिंग यूज़ किए जाते हैं, होटल्स हो गए, मॉल्स एंड मार्केट हो गए, थिएटर हो गए, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग हो गई या हॉस्पिटल हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम कंफर्ट एयर कंडीशनिंग करते हैं। इसी तरीके से रिजॉर्ट्स हो गए, क्लब हो गए या फंक्शनल हॉल हो गए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कंफर्ट एयर प्रोवाइड करना पड़ता है ताकि वहाँ के जो लोग हैं एक कंफर्ट महसूस कर सकें। इसी तरीके से सेकंड पार्ट जैसे हमने डिस्कस किया, इसका जो सेकंड पार्ट होता है वो है इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग। तो इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग जहाँ पे जैसे कि सपोज करो मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो वहाँ पे भी हम HVAC सिस्टम लगाते हैं। कोई क्लीनिंग रूम है तो वहाँ पे भी हम HVAC सिस्टम लगाते हैं। पावर प्लांट्स हैं तो वहाँ पे भी हम एक HVAC सिस्टम लगाते हैं। रिफाइनरीज में भी, ऑटोमोबाइल्स में भी, फार्मा कंपनीज होती है, R&D होती है, तो वहाँ पे भी हम एक HVAC सिस्टम लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक सर्टेन लेवल ऑफ टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। उसको मैन्युफैक्चरिंग करना है, चाहे हमें पावर प्लांट लगाना है या ऑटोमोबाइल्स है, ताकि वहाँ पे डस्ट नहीं हो सके, कोई मॉइस्चर नहीं हो सके। अगर हम सर्टेन टेम्परेचर नहीं मेंटेन करेंगे तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग या जो भी उनकी ऑटोमोबाइल्स हैं उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए हम वहाँ पे एक सर्टेन लेवल ऑफ टेम्परेचर को मेंटेन रखना होता है, इसलिए हम वहाँ पे एक HVAC सिस्टम लगाना कंपलसरी हो ही जाता है वहाँ पे।
तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। तो ये था हमारा स्कोप ऑफ एचवीएसी, यानी जो एचवीएसी है कहाँ कहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमें दे रखा है जो एचवीएसी इंजीनियर होते हैं उसके कैरियर पाथ क्या क्या हो सकते हैं। तो देखो दोस्तों, मैं आपको पूरा डिस्कस कर देता हूँ कि जो एचवीएसी इंजीनियर होता है वो किस किस फील्ड में जा सकता है। जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, जो एचवीएसी इंजीनियर होता है वो हमारा डिज़ाइनिंग में भी जा सकता है, ड्राफ्टिंग में भी जा सकता है, एग्जीक्यूशन में भी जा सकता है और मेंटेनेंस में भी जा सकता है और एज ए टेक्नीशियन वर्क भी काम कर सकता है। जो उसको एचवीएसी इंजीनियर होगा, जिसको एचवीएसी की नॉलेज होगी, वो इन फील्ड में काम कर सकता है। तो देखो, अगर आप डिज़ाइनिंग में जाना चाहते हो तो डिज़ाइनिंग में जो फर्स्ट स्टेप होता है, आपको ऐसे डिज़ाइन इंजीनियर ट्रेनिंग अपॉइंट किया जाता है। फिर उसके बाद आपको प्रमोट किया जाता है असिस्टेंट डिज़ाइनर। फिर उसके बाद आपको डिज़ाइनर बना दिया जाता है। फिर उसके बाद जो पोस्ट प्रमोट होती है वो होता है सीनियर डिज़ाइनर की। तो उसके बाद आपको एक प्रोजेक्ट मैनेजर भी बना दिया जाएगा। एंड लास्ट में आप अपनी खुद की एक कंसल्टेंट भी बन सकते हो, अपने खुद के प्रोजेक्ट दे सकते हो और डिज़ाइन कर सकते हो। इसी तरीके से ड्राफ्टिंग इंजीनियर होता है वो उसको भी ऐसे ट्रेनिंग अपॉइंट किया जाता है फर्स्ट। फिर उसको ऐसे ड्राफ्टमैन की पोस्ट दी जाती है। ट्रेनिंग में क्या होता है, उसको ट्रेनिंग मतलब समझो कि उसको ट्रेनिंग पोस्ट में क्या होता है, ट्रेनिंग करवाएंगे उसको। और ड्राफ्टमैन पे फिर उसको एकदम काम दे दिया जाएगा, उसको काम करना होगा उसको एक्चुअल वर्कशीट पे। फिर जो सीनियर ड्राफ्टमैन की पोस्ट दे दी जाती है, फिर उसके बाद वो डिज़ाइनर बन जाता है। फिर उसके बाद वो सीनियर डिज़ाइनर बन सकता है, फिर प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकता है, एंड लास्ट में वो भी अपनी खुद की एक कंसल्टेंट स्टार्ट कर सकता है। इसी तरीके से जो एग्जीक्यूशन इंजीनियर होता है उसको भी ट्रेनिंग ऐसे अपॉइंट किया जाता है। फर्स्ट स्टेप होती है। सेकंड स्टेप में वो प्रमोट किया जाता है सुपरवाइजर। फिर उसको एक साइट इंजीनियर बना दिया जाता है, यानी वो एक साइट इंजीनियर हो गया, पूरी साइट को हैंडल करेगा। फिर उसे प्रोजेक्ट इंजीनियर बना दिया जाता है, पूरे प्रोजेक्ट को हैंडल करना होता है। फिर उसे वो सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर बना दिया जाएगा। फिर लास्ट में उसे एक प्रोजेक्ट मैनेजर बना दिया जाएगा और लास्ट में वो कॉन्ट्रैक्टर बन जाएगा, यानी कि वो डिज़ाइनिंग और ड्राफ्टिंग, यानी उसे पूरा प्रोजेक्ट दे दिया जाएगा और जिसको वो कोऑर्डिनेट करेगा, पूरा तरीके से एग्जीक्यूट करना होगा उसको। ठीक है, उसके अंडर में काफ़ी लोग काम करेंगे। तो नेक्स्ट जैसे कि मैंने बताया जो होता है हमारा मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस में भी वही ट्रेनिंग आता है, फिर मेंटेनेंस इंजीनियर हो जाता है, फिर सीनियर मेंटेनेंस इंजीनियर पोस्ट आती है, फिर फैसिलिटी मैनेजर हो जाता है, फिर एएमसी कॉन्ट्रैक्टर बन जाता है। इसी तरीके से टेक्नीशियन होता है। जो टेक्नीशियन की जो फर्स्ट पोस्ट आती है वो एज अ हेल्पर स्टार्ट करता है। हेल्पर स्टार्ट करने के बाद वो टेक्नीशियन बनता है। टेक्नीशियन बनने के बाद वो सीनियर टेक्नीशियन बन सकता है, फिर फॉरमैन बन सकता है, फिर वो सुपरवाइजर बन सकता है, फिर लास्ट में वो कॉन्ट्रैक्टर बन सकता है। तो ये कुछ कैरियर पाथ थे जो एचवीएसी इंजीनियर अपने आने वाले फ्यूचर में अचीव करता है अगर वो इस फील्ड में काम करना चाहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको कुछ कैरियर पाथ बता दिए जो एक एचवीएसी इंजीनियर के होते हैं, डिज़ाइनिंग में, ड्राफ्टिंग में, एग्जीक्यूशन में, मेंटेनेंस में एंड टेक्नीशियन फील्ड में। चलिए तो वीडियो में आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम एचवीएसी में कुछ ऐसे रिलेटेड टर्म्स और डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं जिसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आप इसको समझ नहीं पाओगे तो आगे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, इसलिए इस टर्म्स को सीखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि हमें पता है जो एचवीएसी में एक क्या होता है, एक सोसाइटी होती है जो जितना भी डाटाबेस है उसको कंट्रोल करती है, जो भी रिसर्च होती है वो सब कंट्रोल करती है। तो यहाँ पे हम जो अमेरिकन सोसाइटी है उसका नाम होता है एसपे। ये स्टैंड करती है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियरिंग। तो ये अमेरिका की सोसाइटी है, यानी कि उस साइड के जितने भी वो रिसर्च होती है, डाटा होती है, जितनी भी होती है वो कौन कौन सोसाइटी ये हैंडल करती है। ऐसी एक इंडिया की सोसाइटी होती है जिसका नाम है इसवे, इंडियन सोसाइटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो ये जो होती है इंडियन सोसाइटी है, यानी इंडियन का जितना भी रिसर्च है इस एचपीएससी फील्ड में, ये सब हमारी इससे सोसाइटी करती है। जो भी काम करना होता है जितने भी, यानी कि ये एक तरीके से कह सकते हैं जितना भी इस फील्ड में जितना भी रिसर्च करना होता है, जितना भी न्यू प्रोडक्ट्स आते हैं, कुछ भी होता है, ये सब हम इससे सोसाइटी के थ्रू ज़्यादातर किया जाता है। जो भी डाटा बुक्स होती है, जो भी हम स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं, इसके हिसाब से किए जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऐसे जो होता है ना ह्यूमन कंफर्ट टेम्परेचर, यानी जो ह्यूमन कंफर्ट टेम्परेचर मतलब जिस ऐसा टेम्परेचर जिसमें ह्यूमंस जितने भी हैं एक कंफर्टेबल फील करते हैं, तो ये टेम्परेचर जो है वो है 22 से 26.6 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी अगर इससे कम टेम्परेचर होता है तो वो भी हमारे लिए उस टेम्परेचर में भी हम सही से कंफर्ट फील नहीं कर सकते। अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो उस टेम्परेचर में भी हम सही से फील नहीं कर पाते, यानी कंफर्ट महसूस नहीं कर पाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एफए जो ह्यूमन कंफर्ट टेम्परेचर होता है वो होता है हमारा 22 से लेके 26.6 डिग्री सेल्सियस। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं।
तो देखो दोस्तों, अब HVAC जैसे नाम से पता लगता है HVAC, तो HVAC में जो फर्स्ट टर्म आता है वो होता है हीटिंग, यानी कि हीटिंग। हमें क्या करना होता है, जो HVAC में जो फर्स्ट टर्म है हीटिंग होता है, H फॉर हीटिंग। तो हीटिंग का मतलब क्या हो गया, हीटिंग का मतलब ये होता है कि राइजिंग द टेम्परेचर, हमें क्या करना होता है, वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करना होता है। जो भी हमारा इंडोर है वहाँ पे क्या करना है, हमें टेम्परेचर इंक्रीज करना है। तो टेम्परेचर जो इंक्रीज करना होता है वो ज़्यादातर हम कब यूज़ करते हैं, इन द विंटर सीजन में यूज़ करते हैं। तो मैं हीटिंग से ही, जैसे हमें पता है हीट, जैसे कि हमें पता है हीट क्या होती है, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसफर बिटवीन टू सब्सटेंस एट डिफरेंट टेम्परेचर। हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो ट्रांसफर करती है एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस से, कब, जब दोनों सब्सटेंस का टेम्परेचर क्या हो, डिफरेंट हो। ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो, यानी जो हीट का हमेशा जो फ्लो होता है वो हमेशा होता है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ये चीज़ ध्यान में रखने की बात है कि हीट हमेशा फ्लो करती है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पर। तो इसी वजह से हमें क्या करना होता है ना, मशीन लगानी पड़ती है, क्योंकि हम क्या करते हैं वहाँ पे हमें हीट फ्लो करवानी पड़ती है, कहाँ से, लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट आता है इसमें कूलिंग। तो जैसे कि हीटिंग करना है तो कभी कभार हमें क्या करना होता है, कूलिंग भी करना होता है। समर सीजन में मोस्टली हम कूलिंग करते हैं। तो कूलिंग का मतलब होता है रिड्यूसिंग द टेम्परेचर इज कॉल्ड कूलिंग। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ये डायग्राम में दिखा रखा है, यहाँ पे जब विंटर सीजन होता है, विंटर सीजन में हम क्या करते हैं, हीटिंग करते हैं। जो समर सीजन होता है, समर सीजन में हमें क्या करना होता है, कूलिंग करना होता है। यानी कि हमें क्या करना है, जो आउटडोर टेम्परेचर होता है काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, तो उसकी वजह से हमें क्या करना होता है, इंडोर टेम्परेचर को लो करना होता है। इन द विंटर सीजन में क्या होता है, इसका अपोजिट होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, जो आउटडोर टेम्परेचर होता है ना काफ़ी ज़्यादा लो होता है, तो उस केस में हमें इंडोर टेम्परेचर हाई करना होता है, ताकि हम वहाँ पे जो ह्यूमन कंफर्टेबल टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हीटिंग क्या होता है, कूलिंग क्या होता है। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा हीट है, हीट क्या होती है, हीट बेसिकली हमारी है क्या, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो हीट को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि हीट क्या होता है। तो हीट एक एनर्जी होती है जो फ्लो करती है हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो हीट को भी हम बेसिकली दो टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। जो हीट को बेसिकली दो टाइप्स में हमने डिवाइड किया है, वो फर्स्ट होता है हमारा सेंसिबल हीट एंड द नेक्स्ट होता है लेटेंट हीट। तो जैसे कि हम बता देते हैं, जो सेंसिबल हीट होता है, वो सेंसिबल हीट क्या होता है, सेंसिबल हीट का मतलब होता है जिस हीट को हम फील कर सकें, महसूस कर सकें। यानी कि वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे टेम्परेचर तो इंक्रीज होता है बट फेस नहीं चेंज होता है। उस हीट को हम क्या कहते हैं, सेंसिबल हीट कहते हैं। तो इस तरीके से मैंने दिखा रखा है, सेंसिबल हीट इज दैट हीट विच चेंज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम विदाउट चेंज द फेस। तो सपोज करो, जैसे ही सेंसिबल हीट क्या होती है, तो जिस टेम्परेचर पर फेस क्या होती है, जैसे सपोज करो 1 डिग्री से लेकर जो 99 डिग्री तक जो टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर पे क्या करता है ना, लिक्विड क्या होता है ना, लिक्विड फेस में ही रहता है। यानी वहाँ पे हमने टेम्परेचर तो इंक्रीज कर दिया, लेकिन लिक्विड किस फेस में, लिक्विड ही फेस में होता है। तो उस हीट को हम क्या कहेंगे, सेंसिबल हीट कहते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे दिखा दिया है, सेंसिबल हीट इज नेम एज दैट यू कैन फील, यानी ऐसी हीट जिसको हम महसूस कर सकें, लेकिन चेंज वहाँ पे जो फेस होता है वो कभी चेंज नहीं होता है। तो नेक्स्ट हमारा जो दे रखा है वो है लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट क्या होती है, वो हीट होती है जिसमें टेम्परेचर तो चेंज नहीं होता है, लेकिन फेस क्या होता है, चेंज हो जाता है। सपोज करो 0 डिग्री, लिक्विड को हम 0 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही वो क्या होता है, लिक्विड से सॉलिड में बनना चेंज, यानी सॉलिड में कन्वर्ट होना चेंज हो जाता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो उसका क्या है, लेटेंट हीट होता है। इसी तरीके से जब 100 डिग्री पे लिक्विड को रखते हैं तो वहाँ पे क्या बनने लगता है, वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, वो लिक्विड फेज से गैस फेज में चेंज होना स्टार्ट हो गया, तो उसको हम कहते हैं एक लेटेंट हीट। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि सेंसिबल हीट क्या होता है एंड द लेटेंट हीट क्या होता है। तो जो हमारी टोटल हीट होती है वो क्या होती है, सम होता है इन दोनों का, सेंसिबल हीट एंड लेटेंट हीट का सम कर दो तो वो जो आती है हमारी टोटल हीट, उसी को हम क्या कहते हैं, टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन भी कहते हैं। और इसी चीज़ को हमें डिज़ाइनिंग पार्ट में हमें कैलकुलेट करना होता है कि किसी भी स्पेस का टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन कितना होगा, यानी हमें वहाँ पे टर्न कैलकुलेट करना होता है। उसी के हिसाब से हम जहाँ मशीन लगानी है, जो भी मशीन लगानी है उसी के हिसाब से हम वहाँ पे लगाते हैं कि कितने टन की ऐसी लगनी है, या कितने टन का AHU वहाँ पे यूज़ होना है, या कितने टन का FC यूज़ होना है।
वो इसी हीट के ऊपर डिपेंड करता है, हमारी टोटल हीट के ऊपर। तो ये भी हम कैलकुलेट करना सीखेंगे आगे जाके। तो मैंने जैसे कि आपको यहाँ पे दिखा रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे सपोज करो ये स्टोर्ड हीट रखिए टेम्परेचर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर तो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, लेकिन फेस चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो ये जो हीट हुई है उसको हम कहेंगे सेंसिबल हीट। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेम्परेचर तो इंक्रीज नहीं हो रहा है, लेकिन फेस क्या होगा, उसका चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हीट है वो कौन सी हीट होगी, यहाँ पे जो हीट है वो है तुम्हारी लेटेंट हीट। फिर इसी से आगे उसको और ज़्यादा हीट करोगे तो वो कौन सी जाएगी, सेंसिबल हीट। तो समझने की कोशिश करते हैं। जब कोई सॉलिड है, सॉलिड को हीट करना स्टार्ट कर दिया, सॉलिड को हीट करते हो, हीट करने से क्या होता है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो एक टेम्परेचर का इंक्रीज हुआ है, लेकिन वो अभी किसी फेस में, सॉलिड फेस में है। यहाँ पे मैंने दिखा दिया है कि हम टेम्परेचर तो इंक्रीज कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन वो अभी किसी स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। तो यहाँ से यहाँ तक का जो हीट होगा, ये हीट होगा हमारा सेंसिबल हीट, ठीक है। अब उसके बाद एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिसपे वो स्टार्ट कर देता है कन्वर्ट होना, यानी सॉलिड से किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो हीट है, यहाँ से यहाँ तक की जो हीट होगी, ये हमारी कौन सी होगी, यहाँ से यहाँ तक की जो हीट है ये हमारी होगी लेटेंट हीट। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है, बट सॉलिड क्या हो गया, वो चेंज होने लग गया है लिक्विड में। तो आफ्टर जैसे कि हम सपोज करते हैं 0 डिग्रीज पे क्या होता है, लिक्विड क्या करता है, सॉलिड बनना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम 0 डिग्रीज मान के चलते हैं, ठीक है। तो इससे आगे सपोज करते हैं आइस का एग्जांपल लेते हैं। आइस है, यहाँ पे 0 डिग्री से कम है तो क्या है, वो सॉलिड स्टेट में। तो 0 डिग्रीज पे वो क्या हो जाती है, कन्वर्ट होना स्टार्ट होगी। जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं 0 डिग्री से ज़्यादा, जैसे ही हम टेम्परेचर क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो वो यहाँ से यहाँ तक जो है 99 डिग्री तक क्या रहता है, लिक्विड फॉर्म में ही रहता है। तो इसको यहाँ पे क्या हुआ, तो लिक्विड फॉर्म में ही है। तो ये भी क्या है, लेटेंट हीट है, सॉरी सेंसिबल हीट है, क्योंकि यहाँ पे फेस चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम 99 से 100 डिग्री पे आते हैं, तो 100 डिग्री पे क्या होता है, वो लिक्विड क्या होता है ना, गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वो गैस में कन्वर्ट स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगी, उसकी लेटेंट हीट हो जाएगी। फिर इससे आगे हम जब इंक्रीज करते हैं, वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो क्या हो जाती है, हमें गैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, गैस स्टेट में रहेगा, यानी 100 से ऊपर कितना भी कर दो तो वो गैस स्टेट में ही रहने वाला है। तो ये क्या है, हमारा सेंसिबल हीट, मतलब कि उसका फेस चेंज नहीं हुआ, लेकिन उसका टेम्परेचर तो चेंज हो गया। तो मैंने बता दिया सेंसिबल हीट कौन सी होती है, वो हीट होती है जो टेम्परेचर चेंज करता है बट उसका फेस चेंज नहीं करता है। उसी तरीके से जो लेटेंट हीट होती है, वो हीट होती है जो क्या करता है, उसका फेस को चेंज करता है बट टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। और इन दोनों का अगर सम करते हैं हम, सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट को अगर हमने सम कर दिया, तो ये जो इन दोनों का सम करने के बाद जो हीट आती है उसको हम कहते हैं टोटल हीट। उसी को हम टर्म ऑफ रेफ्रिजरेशन में भी एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा ये सब कि हीट क्या होती है और हीट को कितने टाइप्स के होते हैं। सेंसिबल हीट होता है एक, लेटेंट हीट होता है। चलिए तो वीडियो में आगे चलते हैं। तो दोस्तों एचपीएससी में जो नेक्स्ट टर्म आता है वो हमारा है ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी क्या होता है, ह्यूमिडिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। ठीक है, यानी कि जो हमारी हवा होती है, हवा के अंदर जो वाटर वेपर होते हैं, कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर होता है उसके अंदर, उसके हिसाब से हम ह्यूमिडिटी डिसाइड करते हैं। ठीक है, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो भी हम अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, अगर ह्यूमिडिटी कम होती है तो भी हम क्या करते हैं, इनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। इसी वजह से हमें क्या करना होता है, एक सर्टेन लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी रिक्वायर्ड होती है ताकि हम वहाँ पे कंफर्ट फील कर सकें। तो सपोज करो अगर हमारे जो इंडोर है वहाँ पे ह्यूमिडिटी जो है वो कम है, तो वहाँ पे हमें क्या करना होता है, ह्यूमिडिफिकेशन करना होता है। मतलब कि द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द वाटर वेपर इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, मतलब हमें क्या करना है, वहाँ पे ह्यूमिडिटी इंक्रीज करनी है जहाँ पे ह्यूमिडिटी कम होती है, और जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे क्या करना होता है, वहाँ पे हमें डीह्यूमिडिफिकेशन करना होता है। द प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग द वाटर वेपर, यानी जो हवा के अंदर जो वाटर वेपर होते हैं उसको क्या करना होता है, हमें कम करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो अकॉर्डिंग टू ऐसे जो कंफर्टेबल ह्यूमिडिटी होती है वो हमेशा लाइज करती है ज़्यादातर 30 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक।
दोस्तों ये जो मैं आपको ये बता रहा हूँ ऐसे के अकॉर्डिंग है, लेकिन वो कॉन्टिनेंट चेंज होता रहता है। तो मैं यहाँ पे आपको देखो दिखा देता हूँ। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होएगी तो वहाँ पे क्या हो सकता है, बैक्टीरिया ज़्यादा हो सकते हैं, स्टफ कंडीशन हो सकती है और वो डिस्कम्फर्ट महसूस करते हैं। अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो क्या होगा, कैचिंग द कोल्ड यानी जुकाम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, हमारी स्किन क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है, इची हो जाएगी। और हो सकता है कि हमारे जो हाउस की स्लाइडिंग या पैंट है उसको भी डैमेज होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इस वजह से हमें ह्यूमिडिटी पे भी ध्यान करना है कि कहाँ पे हमें ह्यूमिडिफिकेशन करना है और कहाँ पे हमें डीह्यूमिडिफिकेशन करना है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसका भी हमें नॉलेज होना चाहिए। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। तो दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाट इज एयर कंडीशनिंग। देखो दोस्तों आज की वीडियो में हम बस एयर कंडीशनिंग का थोड़ा इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं, क्योंकि एयर कंडीशनिंग टॉपिक अपने आप में ही काफ़ी बड़ा टॉपिक्स है, इसके काफ़ी ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं, इसको हम डिटेल में समझ लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज मैं आपको बस इसका बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि एयर कंडीशनिंग होता क्या है। तो देखो दोस्तों एयर कंडीशनिंग क्या होता है। एयर कंडीशनिंग इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द डिजायर्ड एयर प्रॉपर्टी ऑफ कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, फ्लूइडिटी एंड प्रेशर। तो एयर कंडीशनिंग एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारी एयर है उसमें हम क्या करते हैं, एक डिजायर्ड प्रॉपर्टीज को ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं ताकि उसका एयर का टेम्परेचर जो कंफर्टेबल टेम्परेचर उसको मेंटेन कर सके, जो उसकी ह्यूमिडिटी है उसको मेंटेन कर सकें, उसकी जो प्योरिटी है उसको मेंटेन कर सकें, जो उसमें प्रेशर है उसको भी हम मेंटेन कर सकें। तो ये सब जो करते हैं हम किससे करते हैं, एयर कंडीशनिंग प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। ठीक है, एयर कंडीशनिंग जो होता है वो हम डोमेस्टिक में भी यूज़ किया जाता है और एज वेल एज कमर्शियल भी यूज़ किया जाता है। यानी हम होम में जो एक नॉर्मल जो एसी लगाते हैं उसमें भी कौन सा प्रोसेस काम करता है, हमारा एयर कंडीशनिंग प्रोसेस काम करता है। इसको हम पूरा डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है दोस्तों। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि हम आगे से ज़्यादा वीडियो बना सकें और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लोगों को दे सकें। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें एक थोड़ा आइडिया हो जाए कि हमारी वीडियो को कितना ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं और हम उससे थोड़ा मोटिवेट होकर और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना पाएँ। थैंक यू दोस्तों।